हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट एग्ज़ाम के बारे में। और हम कई सारे डाउट्स यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे सीट रिजर्वेशन, एज लिमिट और फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम्स पेपर कैसे आते हैं। और हम इसमें कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो हमेशा स्टूडेंट्स के मन में बने रहते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस का भी मैं आंसर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीट। तो नीट का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है वो नेशनल लेवल पे कराया जाता है और साथ में ये एंट्रेंस एग्ज़ाम भी है, यानी कि एडमिशन देने का काम किया जाता है इस एग्ज़ाम के थ्रू। और ये जो एग्ज़ाम है वो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। और इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप मेडिकल में जा सकते हो। अगर आप डेंटल जैसे कि दांत से रिलेटेड डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप उसमें भी जा सकते हो, या फिर कुछ कोर्सेज हैं जिनका नाम आयुष कोर्सेज है, उसमें भी आप जा सकते हो। आयुष कोर्सेज को मैंने लिखा हुआ है, आप अगर इनके बारे में जानना चाहते हो तो आप एक बार सर्च कर लेना। मैंने सिर्फ उनका सिर्फ आइडिया दे दिया है कि ये कोर्सेज होते क्या हैं, मैंने उन्हें डिटेल में कवर नहीं किया है। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी BHMS, जिसको शॉर्ट में कहते हैं। बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेस, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो कोर्सेज हैं वो आयुष कोर्सेज में आते हैं, तो इसको मैंने कवर नहीं किया हुआ है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे नीट एग्ज़ाम के बारे में बात किया हुआ है, और वो भी सिर्फ अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो पहला जो है ये जो एग्ज़ाम होता है साल में एक बार होता है, और ये जो होता है अंडर ग्रेजुएट के लिए होता है। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट क्या होता है? तो अंडर ग्रेजुएट जब हम क्लास 12 से ऊपर जाते हैं तो उसको हम अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं, और जो अंडर ग्रेजुएशन जब हम कंप्लीट कर लेते हैं और उससे ऊपर जब जाते हैं तो उसे पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं। ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम होता है ये ऑफलाइन होता है और 3 घंटे का होता है। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 720 नंबर के होते हैं। टोटल मार्क्स होता है। क्वेश्चंस 180 क्वेश्चन यानी 180 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो MCQ फॉर्म में रहते हैं। और जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें वो फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, और मोस्टली जो होता है क्लास 11-12 से पूछा जाता है। और इसमें लगभग 12 से 15 लाख, 13 लिखा हुआ है मैंने, 12 से 13 या फिर आप 14-15 लाख लोग इसमें अप्लाई करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो nta.neet.nic.in है। अब हम बात कर लेते हैं सीट रिजर्वेशन के बारे में। तो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जैसे जिनको थोड़े कुछ हल्का सा शुरू से ही, यानी आप कह सकते हो हल्का सा विकलांग है, तो उनके लिए रिजर्वेशन जो है वो 3% का है। और जो नॉन क्रीमी लेयर है OBC में, उन्हें 27% का रिजर्वेशन, SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% का रिजर्वेशन दिया गया है। अच्छा, मार्किंग स्कीम क्या है? तो हम देख लेते हैं यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी जो है वो बायोलॉजी का पार्ट है, और उससे 90 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी 90 क्वेश्चंस यानी 45 दोनों से पूछे जा रहे हैं। तो जो टोटल क्वेश्चंस बनते हैं वो 180 क्वेश्चन यानी 180 क्वेश्चंस बनते हैं। हर एक सही आंसर पे आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, और गलत होने पे 1 मार्क कट कर लिया जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पे जब हम टोटल मार्क्स देख रहे हैं तो 180, 180, 180, 180 4 बार, तो 720 मार्क्स होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्वालिफिकेशन मार्क्स की, एज लिमिट के बारे में, और कितनी बार हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, इन सारी डिटेल के बारे में अब देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो नीट में जो क्राइटेरिया होता है वो तीन टाइप का क्राइटेरिया है। नेशनैलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया और एकेडमिक क्राइटेरिया। नेशनैलिटी में तो लगभग सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप इंडिया के रहने वाले हो तो आप अप्लाई करोगे ही, इंडियन नेशनल्स। और NRI OCI यानी जो भारत के और हों, बाहर में रह रहे हो या फिर बाहर के हो, तो वो भी इसमें अप्लाई करेंगे। PIOs भी अप्लाई ही करेंगे। और फॉरेन नेशनल्स यानी कि अगर आप बाहर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो मेडिकल में, तो भी आपको इस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है नोट करके कि अगर आप बाहर एडमिशन लेना चाहते हो तो भी आपको नीट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, बाहर यानी विदेशों में। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो है वो मिनिमम 17 ईयर्स है, और जो मैक्सिमम है वो 25 ईयर्स है। ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन तक है। 25 ईयर्स जो है वो एग्ज़ाम देने तक है, जबकि ये 17 ईयर्स जो है वो टाइम ऑफ एडमिशन तक है। ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स OBC, SC और ST को जो है वो 5% की छूट भी 5 साल की छूट भी दी जाती है, यानी आप
30 साल तक इसको अप्लाई कर सकते हो अगर आप OBC SC ST के हो तो। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा एक पंगा है, और ये है कि इसमें अगर आप जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो 25% से अधिक हैं और तो भी वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ जाता है। डाउट यह है कि जैसे जो लोग हैं जो 25 साल से ऊपर के हो चुके हैं, तो उनका मानना है या फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकार से केस चल रहा है इस एज रिलैक्सेशन को लेके कि हमें 25 साल से अधिक टाइम देना चाहिए और इस पर किसी भी प्रकार की आयु सीमा लिमिट नहीं रहना चाहिए। लेकिन इससे होता क्या है कि फ्रेंड्स जो आने वाले लोग हैं, जो नए लोग हैं जो मेडिकल में जाना चाहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इससे नुकसान होता है। तो उनका मानना है कि एज लिमिट रहना चाहिए, जिससे कि जब 25 साल से अधिक के लोग हो जाएं या 30 साल से अधिक के लोग हो जाएं तो इस एग्ज़ाम में न बैठें, जिससे उनका कंपटीशन थोड़ा आसान हो और एग्ज़ाम करने का चांस रहे। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यही अगर बात करते हैं, बड़े लोगों का मानना है कि मेडिकल में हमें मेडिकल यानी कि हम डॉक्टर बन रहे हैं तो हमारा एक्सपीरियंस चेक किया जाना चाहिए, ना कि हमारा आयु सीमा देखा जाना चाहिए। तो इसके हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट में अभी इसका ऑर्डर फंसा हुआ है। तो अगर आप 25 साल से अधिक हो और जनरल कैटेगरी के भी हो तो भी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। हाँ, लेकिन ये आपका जो अगर आप बैठ रहे हो या फिर अगर आप पास हो रहे हो, फेल हो रहे हो, क्या हो रहा हो, कुछ भी हो रहे हो, लेकिन ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उससे आपका जो है थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी कुछ भी किया हुआ है और इंग्लिश आपने पढ़ा हुआ है तो इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हो। और जो स्टूडेंट्स 12th में पढ़ रहे हैं वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। पर ध्यान रहे कि आपका जो 17 ईयर वाला क्राइटेरिया है यहाँ पे, एज लिमिट 17 ईयर, इसको भी आपको फॉलो करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्वेश्चन ये है कि कितनी बार आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जब तक आप इस क्राइटेरिया को, इसके नियम को फॉलो कर रहे हो तब तक आप इसको अटेम्प्ट करते रह सकते हो। आप कितना भी बार इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। और ये जो है क्लास 12th में आपको मार्क्स कितने लाने चाहिए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या फिर जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो तो आपको 50% मार्क्स लाने हैं मिनिमम, और OBC SC ST के हो तो 40%, और PWD यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से हो तो आपको 45% मार्क्स लाने होंगे मिनिमम, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। फिर अगर बात करते हैं रिजर्वेशन कोटा की, तो फ्रेंड्स इसमें 2 टाइप का रिजर्वेशन कोटा होता है, एक तो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा यानी जितने टोटल सीट्स हैं नीट के लिए, जितने लोग डॉक्टर बनने वाले हैं, उसमें से 15% जो सीट है वो ऑल इंडिया कोटा में चला जाएगा। और इसका जो एडमिशन होगा, यानी इसमें जो एडमिशन होगा वो MCC करती है, यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी करती है। और जो स्टेट कोटा होता है, जो 85% सीट्स बचती हैं, उसके लिए जो जहाँ के आप रहने वाले हो, जो स्टेट हैं वहाँ के लोग करते हैं। जैसे अगर यूपी का सीट है तो यूपी की गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। तो यूपी का स्टेट ही, मतलब सिर्फ वो स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल होगा, यूपी का यूपी, बिहार का बिहार, और फिर ऐसे ही आप समझ गए होगे। फ्रेंड्स इसमें ये है कि ऑल इंडिया सीट्स में और स्टेट कोटा में ये एक अंतर है कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ पे अप्लाई करते हैं। जबकि अगर आप स्टेट में हो, स्टेट के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको एडमिशन में थोड़ा सा कम कंपटीशन मिलता है, क्योंकि स्टेट में जिस स्टेट के हो आपको उसी स्टेट में ही एडमिशन लेना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेट कोटा में आपको थोड़ा कंपटीशन कम पड़ता है। तो अब जो क्वेश्चंस जो लोगों के माइंड में आते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और मिनिमम क्वालिफिकेशन, व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर मी टू अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम। वो पूछ रहे हैं कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो मैंने कितना मिनिमम क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। तो अगर आप 12th से हो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोलॉजी किया हुआ है, साथ में इंग्लिश आपने पढ़ी हुई है और 50% मार्क्स हैं आपके, 50% मार्क्स हैं, तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। और आपका जो 12th में है वो 17 ईयर लगभग होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है। और कोई फिर एक क्वेश्चन है कि मैं इस एग्ज़ाम को कितनी बार दे सकता हूँ, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जब तक एलिजिबल हो तब तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं 16 साल का हूँ और 12 में पढ़ रहा हूँ, तो क्या मैं इसके लिए जो नीट है उस एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ? तो नहीं, आप नहीं बैठ सकते हो जब तक कि ये मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 17 है। अगर आप 12 में पढ़ रहे हो, 12 भी देखा जाएगा, लेकिन आपका एज क्राइटेरिया भी फॉलो होना चाहिए, 17 साल। ठीक है। फिर यहाँ पे है कि
व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स इन क्लास 12th। तो क्लास 12th में कितने मार्क्स लाने चाहिए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व हो तो 50%, SC ST OBC हो तो 40% और PWD हो तो 45% आपको मार्क्स लाने होंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई बिलोंग टू OBC कैटेगरी और मैंने फिजिक्स पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, बायोलॉजी पढ़ा हुआ है 46% मार्क्स से और OBC को बिलोंग करता हूँ, तो क्या मैं इसमें यानी नीट एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ? हाँ, आप आराम से बैठ सकते हो। अगर आप 46% लाए हो तो बैठ सकते हो, क्योंकि SC ST OBC को सिर्फ 40% ही लाना है। अगर आपने 41% भी लाया है तो भी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, ठीक है। और फिर है कि मैं 26 साल का हूँ और मैं जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ, तो क्या मैं नीट में बैठ सकता हूँ? हाँ, आप बैठ सकते हो, ठीक है, आप बैठ सकते हो, पर आपका जो रिजल्ट है ओवरऑल वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो सकता है, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कि 15% जो ऑल इंडिया कोटा सीट्स है उसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है, तो सभी लोग कर सकते हैं। अगर आप इंडियन नेशनल हो, इंडिया के रहने वाले हो, NRI हो, ओवरसीज़ हो, या फिर PIOs हो, या फिर फॉरेन या फिर विदेशों में अगर विदेश के नागरिक हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं ओरिया से क्वेश्चन पेपर भरा हुआ है, तो क्या मैं 15% कोटा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, अगर आप किसी भी, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है, खास करके मीडियम को लेके कि आप किस मीडियम से दे रहे हो, तो आप इसको आराम से मतलब इसमें आप अप्लाई कर सकते हो ऑल इंडिया के लिए, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं नीट में 3 बार बैठ चुका हूँ, तो क्या मैं अब बैठ सकता हूँ? तो हाँ, जब तक आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करोगे तब तक आप बैठ सकते हो। फिर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है कि क्या मैं MBBS BDS को एडमिशन ले सकता हूँ बिना नीट एग्ज़ाम के, ठीक है, बिना नीट एग्ज़ाम दिए क्या मैं MBBS और BDS में, BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, तो क्या मैं इसमें एडमिशन ले सकता हूँ? तो ऐसा नहीं है, नहीं, आप एडमिशन नहीं ले सकते। सभी सीट्स हैं, अगर MBBS में एडमिशन लेना चाहते हो, BDS में लेना चाहते हो, AIIMS में लेना चाहते हो, या फिर जिपमर में कहीं भी लेना चाहते हो, आपको नीट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन है कि क्या मैं AIIMS में एडमिशन सिर्फ नीट के भरोसे ले सकता हूँ, सिर्फ मतलब नीट एग्ज़ाम दिए हुए? तो नहीं, AIIMS में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसमें यह है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैंने क्लास 12th बिना बायोलॉजी पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैंने बायोटेक्नोलॉजी करी हुई है, तो क्या मैं इसके लिए क्या मैं नीट एग्ज़ाम दे सकता हूँ? तो हाँ, आप दे सकते हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मैंने क्लास 12th एग्ज़ाम पढ़ा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से, ठीक है, ना बायो किया हुआ है ना बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ है, तो क्या मैं नीट एग्ज़ाम दे सकता हूँ? नहीं, आप नहीं दे सकते हो। आपको बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी दोनों में से किसी एक एग्ज़ाम को यानी एक सब्जेक्ट को पढ़े ही रहना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे को 1 साल का गैप है जैसे मेरे एकेडमिक्स में, तो क्या मैं इस एग्ज़ाम को दे सकता हूँ, यानी नीट एग्ज़ाम का दे सकता हूँ नीट एग्ज़ाम को? तो हाँ, आप ज़रूर दे सकते हो जब तक आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको आपके जो बहुत सारे डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। Okay friends, have a nice day. Thank you.